जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग भारत जीके के तहत देखने वाले हैं भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये वाला चैप्टर भी आपका क्या है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद खास है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की भारत जीके का क्लास, इसका मतलब ये हो गया कि आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग इंडिया लेवल का जीके देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है 40 सवाल सीधे आपका इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाने वाले हैं। तो आज का क्लास क्या है, बेहद खास है। साथ ही आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है बेहद करीब है, 22 मार्च को होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है कि शिद्दत से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और प्रत्येक दिन पढ़ना है, तभी जो है आप लोग एक सीट पक्का कर पाइएगा। अन्यथा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है। और साथ में हम ये कहेंगे कि ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए। कभी कभी होता है कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन फालतू का या बेकार चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही नुकसानदेह है ऐसे कम समय में। तो आपको जो है सही पढ़ाया जाता है वही चीज़ पढ़िए, या सही पुस्तक का ही सहारा लीजिए, या सही चैनल को ही देखिए। नहीं तो बेकार का टाइम वेस्ट कीजिएगा, लगेगा कि बहुत मेहनत किए, दिन में 20 घंटा पढ़े लेकिन रिजल्ट तो हुआ ही नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि भरोसे के साथ जो है हमारा क्लास जो है क्या है, भारत जीके के कराते ही हैं, झारखंड जीके का भी कीजिए। अब देखिएगा कि सब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं है। पहला है काल, दूसरा संध्या, तीसरा युगांतर, चौथा है कॉमनवेल्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉमनवेल्थ जो है आपका क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं है। और ये तीनों हो गया आपका काल, संध्या, युगांतर, ये क्या है, ये आपका क्रांतिकारी समाचार पत्र है। क्या है, क्रांतिकारी समाचार पत्र, इतना याद रखना है। अब कॉमनवेल्थ के बारे में थोड़ा सा बता दें तो इसका जो है प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो आपको बता दें, होम रूल आंदोलन के दौरान किया गया था। और होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो होम रूल आंदोलन आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। और होम रूल आंदोलन का जो है नेतृत्व आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल का नेतृत्व पुणे अर्थात महाराष्ट्र में किया गया था। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन का नेतृत्व मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन अकाल आयोग से संबंधित नहीं है। पहला है कैंपवेल आयोग, दूसरा है स्ट्रेची आयोग, तीसरा है लोयल आयोग, चौथा है कोठारी आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग का संबंध अकाल आयोग से नहीं है। और ये तीनों का संबंध, कैंपवेल आयोग हो गया, स्ट्रेची आयोग और लोयल आयोग, ये तीनों का संबंध जो है आपका अकाल आयोग से है। किससे है, तो अकाल आयोग से है, ये याद रखना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है, शिक्षा से। और कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सा आयोग का संबंध शिक्षा से नहीं है। पहला वुड डिस्पैच, दूसरा है हंटर कमीशन, तीसरा है बेलवी आयोग, चौथा है रेलवे आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेलवी आयोग का संबंध शिक्षा से नहीं है। और ये तीनों हो गया, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेलवे आयोग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे कि कोठारी आयोग, उसका संबंध क्या है, शिक्षा से है। लेकिन बेलवी आयोग का संबंध जो है शिक्षा से नहीं है। तो बेलवी आयोग का संबंध किससे है, तो धन संपत्ति, ठीक है, धन संपत्ति के दोहन से संबंधित है आयोग। और ये जो है किनके कहने पर ये आयोग लाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के सवाल पर ये आयोग बैठाया गया था या लाया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया। पहला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1833 के चार्टर एक्ट, तीसरा है 1833 के चार्टर एक्ट, चौथा है 1853 के चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट। अब इसके द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इतना याद रखना है। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, तो बता दें इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसके व्यापारिक अधिकारों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जो संगम राज के विषय में हमें बताती है उनमें सम्मिलित है। पहला और 10वां शिलालेख, दूसरा है पहला और 11वां शिलालेख, तीसरा है दूसरा और 13वां शिलालेख, चौथा है दूसरा और 14वां शिलालेख। यानी कि यहाँ पर सवाल कह रहा है कि अशोक का जो है कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां शिलालेख में जो है दक्षिण के राज्यों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा श्रीलंका के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा शिलालेख का, ठीक है, दूसरा शिलालेख में संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे चोल हो गया, पांड्य हो गया, सत्यपुत्रों और केरल पुत्रों के स्थानों का भी उल्लेख मिलता है। और 13वें शिलालेख की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है आपका 5 यूनानी राज्यों के अलावा कई जनजातियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अशोक के 13वें और दूसरा शिलालेख के बारे में सब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों के फलस्वरूप एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन दिल्ली में कब बुलाया था? पहला है फरवरी 1949, दूसरा है मार्च 1947, तीसरा अप्रैल 1947, चौथा अक्टूबर 1947। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मार्च 1947 में बुलाया गया था। ठीक है, अगर मार्च में भी अगर तारीख पूछ लिया जाए तो आपको बता दें 23 मार्च 1947 को यह सम्मेलन शुरू हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। इतना याद रखना है। और इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एक विश्व की स्थापना करना था जहां शांति बना रहे। इतना याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो है सरोजिनी नायडू का जिक्र किए हैं, तो इसको क्या कहा जाता था? तो इनको जो है भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत कोकिला कहा जाता है। और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम सरोजिनी नायडू है और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। और यही सरोजिनी नायडू के द्वारा 23 मार्च 1947 को जो है इस सम्मेलन का एशियाई राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है अध्यक्षता किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत विभाजन से संबंधित विधेयक को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पारित किया था? पहला है 13 जुलाई 1947, दूसरा है 14 जुलाई 1947, तीसरा है 15 जुलाई 1947 और चौथा है 16 जुलाई 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 जुलाई 1947 को जो है भारत विभाजन से संबंधित विधेयक को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं। तो भारत विभाजन से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में आपको बता दें 4 जुलाई, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश किया गया था। और इसमें जो है 8 जुलाई ने 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर पारित बोला है तो 15 जुलाई 1947 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित ऋग्वेद देवताओं को ऋग्वेद में आए सूक्त के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं। यानी कि ये कह रहा है कि ऋग्वेद में जो है किनका नाम जो है कितने बार या कितना बार प्रयोग हुआ है उसके आधार पर जो है आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में सजाना है। और आरोही क्रम मतलब आप समझते हैं कि बड़ा से छोटा। क्या? पहले बड़ा फिर छोटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, पृथ्वी। अब इसको समझा देना है। तो इंद्र को जो है 250 सूक्तों, ठीक है, इंद्र को 250 सूक्तों, तो इसका हम लोग सीधे लिखते हैं 250 सूक्तों इसका हो गया। और अग्नि का कितना? तो अग्नि का 200 सूक्तों। और उसके बाद क्या हो जाएगा? वरुण का जो है 30 सूक्तों। और पृथ्वी को केवल एक बार, ठीक है, एक बार आह्वान किया गया है। तो ऋग्वेद में जो है इंद्र का कितना बार? तो इंद्र का जो है 250 बार, अग्नि का 200 बार और वरुण का जो है 30 बार और पृथ्वी का एक बार आह्वान किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गांधी हत्या अभियोग में किसे प्राणदंड दिया गया था? पहला है गोडसे, दूसरा है गोडसे और आप्टे, तीसरा है गोडसे, आप्टे और करकरे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोडसे और आप्टे को जो है प्राणदंड यानी कि मृत्यु दंड दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि महात्मा गांधी की जन्म कब होती है? तो महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी के जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में होता है। अब इनकी जो है मृत्यु कैसे होती है? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया जाता है। कब मार दिया जाता है? तो आपको बता दें 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा 3 गोली मारी जाती है। किनको? तो महात्मा गांधी को, और इनकी हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। अब इनके हत्या के अभियोग में जो है गोडसे और आप्टे को जो है क्या मिलता है? तो मृत्यु दंड की सज़ा मिलती है। इतना याद रखना है। और बाकी लोग को क्या क्या सज़ा मिलता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो गोडसे और आप्टे को तो क्या मिलता है? तो मृत्यु दंड की सज़ा मिलता है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि करकरे हो गया, मदन लाल गोपाल हो गया और परचूटे हो गया, इसको क्या मिलता है? तो देश निर्वासन का दंड मिलता है। क्या मिलता है? तो देश निर्वासन यानी कि देश से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, देश निर्वासन का सज़ा मिलता है। इसके अलावा सावरकर जो है, सावरकर का भी नाम इसमें लिया जाता है, सावरकर का भी नाम। तो सावरकर को जो है इस अपराध में जो है निरपराध यानी कि निर्दोष साबित किया जाता है। ठीक है, गांधी हत्या अभियोग में जो है सावरकर को निर्दोष साबित किया जाता है। नाम आया था लेकिन सावरकर को निर्दोष साबित किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो गोडसे और आप्टे को क्या मिला था? तो इनको मृत्यु दंड की सजा मिला था। और इसके अलावा आपका हो गया करकरे हो गया और मदन लाल हो गया और आपका परचूटे हो गया, इन्हें जो है देश निर्वासन की सजा मिली थी और सावर को निर्दोष घोषित किया गया था। चलिए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मितानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? मितानी संस्कृति के धार्मिक आस्था में कौन कौन से क्या है देवता शामिल हैं, वो पूछना चाह रहा है। पहला है अग्नि, पूषण, सूर्य, यम, दूसरा है अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, तीसरा है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, चौथा है मित्र, वरुण, पूषण, रुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य ये शामिल है आपका मितानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यह किसका कथन है कि कांग्रेस के त्रिगुट में पटेल उसकी कठोर मुष्टिका और मौलाना आज़ाद उसके मस्तिष्क और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके हृदय हैं? ये किसने कहा था? पहला है आचार्य कृपलानी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है जॉन गुंथर और चौथा है जॉन एलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जॉन गुंथर के द्वारा यह शब्द या यह कथन कहे गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ऋग्वेद में रीत का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। रीत के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को पहचानना है। पहला कह रहा है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की ही उत्पत्ति हुई थी। दूसरा है यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। तीसरा है रीत का विस्तार सूर्य से होता है और रीत से सरिताएं प्रवाहमान होती है। चौथा सोम से ही रीत की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला कथन जो है आपका गलत है और बाकी सब के सब सही है। ये वाला कथन क्या है? यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है, ये कथन गलत है और बाकी तीनों कथन पढ़ लीजिएगा, वो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में किसने वन महोत्सव आंदोलन का सूत्रपात किया था? पहला है कन्हैया लाल मुंशी, दूसरा है सुंदर लाल बहुगुणा, तीसरा है MS स्वामीनाथन, चौथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्हैया लाल मुंशी के द्वारा वन महोत्सव आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से किसका संबंध सुरेंद्र नाथ बनर्जी से नहीं था? पहला है ए नेशन इन द मेकिंग, दूसरा है लिबरल फेडरेशन, तीसरा है इंडिया एसोसिएशन, चौथा है जनता का मित्र। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंध नहीं था कह रहा है। ठीक है,
तो आपका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जनता का मित्र जो है, ये वाला जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित नहीं है। जनता का मित्र यानी कि पीपल फ्रेंड्स, ठीक है, इसका जो है प्रकाशन ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था, जनता के मित्र का। और ए.ओ. ह्यूम वही है, कौन है, ए.ओ. वही है जिन्होंने जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। इतना याद रखना है। और इन्हीं की जो है रचना क्या है आपका, जनता का मित्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीपल फ्रेंड्स कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बाकी किताब है उसके बारे में भी आपको बता दें तो ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग ये क्या है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हाँ आत्मकथा है। अब ये लिबरल फेडरेशन क्या है, तो इनका भी संबंध तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से ही है। तो आपको बता दें लिबरल फेडरेशन, हाँ लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। किसके द्वारा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और ये हो गया, तीसरा हो गया इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना जो है 1876 में किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, तो जनता मित्र जिसका इंग्लिश नाम क्या है, पीपल फ्रेंड्स, इसका प्रकाशन जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ये बाकी जो है तीनों जो है आपका क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित है। पहला वाला हो गया आपका ए नेशन इन द मेकिंग, ये क्या है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आत्मकथा है। और लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1919 में किया गया था, किसके द्वारा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए किताब है ये सब पूछता है तो हमेशा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से किसके अनुयायी को नेचुरी कहा जाता है। पहला है सर सैयद अहमद खान, दूसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है केशव चंद्र सेन और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, नेचुरी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो बता दें कि वे प्राकृतिक धर्म के बारे में कहा और लिखा करते थे, इसलिए जो है उनके अनुयायियों को नेचुरी कहा जाता है। इतना याद रखना है। सर अहमद खान की विचारधारा जो है आत्मा और प्रकृति से संबंधित या प्रभावित होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस बादशाह ने फरमान जारी कर गणित और खगोल विद्या को अनिवार्य विषय बना दिया था। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है सवाई जयसिंह, तीसरा अकबर, चौथा है फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने ये फरमान जारी किया दिया था कि गणित और खगोल विद्या पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ तिब ए सिकंदरी क्या है। यहाँ से आपके नाम है, तिब ए सिकंदरी क्या है। पहला है संगीत शास्त्र, दूसरा है वास्तुकला, तीसरा है चिकित्सा शास्त्र, चौथा है इस्लामी कानून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा शास्त्र है। क्या है, चिकित्सा शास्त्र है, इतना याद रखना है। और सिकंदर लोदी ने प्रधानमंत्री सिकंदर लोदी के जो प्रधानमंत्री है मियाँ भोवा, क्या नाम है, मियाँ भोवा के द्वारा जो है ये तिब ए सिकंदरी तैयार किया गया था। और ये क्या था, एक चिकित्सा शास्त्र था। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सही सुमेलित को पहचाने। पहला है ऋग्वेद आयुर्वेद चिकित्सा, दूसरा है यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध विद्या, तीसरा है सामवेद गंधर्ववेद संगीत, चौथा अथर्ववेद शिल्प। तो यहाँ पर जो है गलत सुमेलित कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन हम लोग देते हैं ABCDE, क्या लिख देते हैं, सभी सुमेलित सही है, सुमेलित सही है।
तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये सभी के सभी जो है आपका मिलाया हुआ बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा सभी सुमेलित सही है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, चिकित्सा, यजुर्वेद, धनुर्वेद, युद्ध विद्या, सामवेद, गंधर्ववेद, संगीत, चौथा अथर्ववेद, शिल्पवेद, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा सभी के सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से कौन सी सूफी संत मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे? पहला है ख्वाजा बख्तियार काकी, दूसरा है ख्वाजा फारूकुद्दीन, तीसरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन और चौथा है ख्वाजा निजामुद्दीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, चलिए तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है इनके बारे में और एक शब्द बता देते हैं, याद आ रहा है। तो इन्होंने ही जो है आपका अजमेर में, कहाँ पर? तो अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन। कहाँ पर? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उपनिषदों के विषय में असत्य है। उपनिषदों के विषय में कौन सा कथन गलत है उसको पहचानना है। पहला, इसमें रहस्य, आत्मक ज्ञान और सिद्धांत का संकलन है। दूसरा, उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिसका मुख्य अध्ययन ज्ञान की खोज है। तीसरा, उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृति है। चौथा, उपनिषदों में सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृति है। ये जो है आपका असत्य कथन दिया गया है और बाकी सभी के सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ओलोपनिषद का रचना काल माना जाता है। पहला है शंकराचार्य के काल के समय, दूसरा है बुद्ध काल के समय, तीसरा है गुप्त काल के समय, चौथा है अकबर काल के समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अकबर काल के समय। आलोपनिषद का रचना काल क्या है? अकबर का काल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मुबारक खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के द्वारा जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया गया था। और आपको बता दें यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिन्होंने खलीफतुल्लाह अल्लाह की उपाधि भी धारण की थी। इतना याद रखना है। चलिए, इसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न में से किस उपनिषद में गीता से पहले निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन किया गया है? पहला है छंदोग्य उपनिषद, दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा है कठ उपनिषद, चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, कभी कभी जो है बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते मन में तो आ रहा है लेकिन जीभ जो है साथ नहीं देता है, तो उच्चारण सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से कौन अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का प्रथम महासचिव था? पहला है स्वामी सहजानंद, दूसरा है एन.जी. रंगा, तीसरा है स्वामी रामतीर्थ, चौथा है स्वामी दयानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या बोला है? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का प्रथम महासचिव बोला है, अध्यक्ष नहीं पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. रंगा जो थे आपका क्या थे? महासचिव थे। अगर अध्यक्ष पूछता तो अध्यक्ष क्या होता? तो अध्यक्ष हो जाता आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्या है? तो ये आपके अध्यक्ष हैं। और एन.जी. रंगा क्या है? तो ये आपके महासचिव हैं। इतना आपको याद रखना है। और इस सम्मेलन का जो है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? ये सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये सम्मेलन सबसे पहले आपका लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में। और लखनऊ में भी कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी का जो है बाद में नाम चेंज हो गया। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का नाम चेंज होकर क्या कर दिया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था इसी का नाम। तो सबसे पहले ये सम्मेलन कहाँ होता है? लखनऊ में। कब होता है? 1936 में होता है। इसके अध्यक्ष का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके जो महासचिव हैं उनका नाम है एन.जी. रंगा। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत में डचों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? पहला है डच सरकार का असहयोग, दूसरा है डच अधिकारियों की आपसी गुटबंदी, तीसरा है कमजोर समुद्री शक्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। डचों की पराजय, सबसे पहले डच किसे कहा जाता है तो आपको बता दें नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोगों को या नीदरलैंड के नागरिकों को जो है क्या कहा जाता है तो डच कहा जाता है। और डच लोग के हारों का जो है डच के हारों का जो है मुख्य कारण क्या था तो ऑप्शन नंबर सी कमज़ोर समुद्री शक्ति था, जिसके कारण वे हार गए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के पास जो है सबसे शक्तिशाली कौन सा क्षेत्र था तो समुद्री शक्ति था, और समुद्री शक्ति में डच लोग कमज़ोर थे, जिसके कारण वे अंग्रेज़ों से हार गए थे। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये प्रयास रहा आप लोग के लिए जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता था भारत जीके से, यानी कि इंडिया लेवल के जीके से, वो हम लेके आए हैं। कल फिर से जो है आप लोग के भारत जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, या तो भूगोल से या तो इकोनॉमिक्स से या और भी कोई विषय से लेके आएंगे, लेकिन भारत जीके क्लास कल भी लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत बहुत करीब है। तो जो चुनिंदा सवाल है जो आने की संभावना रखता है, प्रबल संभावना, वैसे क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। ज़्यादा बेवजह के लाने से कोई मतलब नहीं बनता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, 1-2 हज़ार क्वेश्चन ला दिए लेकिन एक भी नहीं जुटा, वैसे क्वेश्चन भी पढ़ना बेकार है, टाइम वेस्टिंग के समान है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे कल भी 15-20 को। चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।